स्ट्रेंजर सीरीज एपिसोड 16 चैप्टर 18। दीवाना ने डैनी के साथ थिएटर में घुसते ही सबसे पहला काम तीस्ता को मैसेज करने का किया, ये देखने के लिए कि क्या वो एकांश के साथ थी या नहीं। दीवाना का मन अब फिल्म में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे पता चल चुका था कि एकांश तीस्ता के साथ दूसरे हॉल में फिल्म देख रहा था। दीवाना ने सोच कर परेशान हो रही थी कि क्या बाहर निकलते हुए डैनी और एकांश एक दूसरे के सामने होंगे। क्या तुमने वॉशरूम में जाते हुए किसी और को वहाँ देखा था? दीवाना ने डैनी से फुसफुसाते हुए पूछा। डैनी ने उसकी ओर सवालिया नज़र से देखी। किसी और को? लंबे बाले वालों किसी को? दीवाना आरजू चौधरी के बारे में सोच रही थी। शायद वो भी वॉशरूम में ही था। डैनी ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, मैंने सिर्फ एक लड़के को देखा जो टॉयलेट से बाहर निकल रहा था जब तुम वहाँ थी। दीवाना ने तुरंत डैनी से आंखें चुरा ली। वो जानती थी कि डैनी एकांश की बात कर रहा था। क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही एक दोस्त का मैसेज आया था कि वो यहाँ अपने गर्लफ्रेंड के साथ है। ओह अच्छा, डैनी ने कहा और वापस फिल्म देखने लगा। दीवाना को उससे झूठ बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि झूठ के सिलसिलों में अब शुरुआत हो रही थी। वो क्यों डैनी की ओर घूमकर ये नहीं बोल सकती कि उसने डैनी को धोखा दिया है। हालांकि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था, गलती हुई बस हो गई। वो उससे प्यार करता था, दीवाना उसको प्यार करती थी। वो उसकी बात ज़रूर समझ जाता। एक छोटी सी भूल उनके रिश्ते पर असर तो नहीं डालती ना। हो सकता है कि अपनी गलती मान ले तो दोनों के रिश्ते में पड़ी हुई दरार ठीक हो जाए। वो दरार जो सिर्फ दीवाना को दिखाई दे रही थी। डैनी, उसके मुंह से निकला। डैनी उसकी ओर घूम गया। दोनों की नज़रें मिली और दीवाना के भीतर सच बोलने की थोड़ी बहुत जो ताकत थी वो ख़त्म हो गई। मैं आती हूँ, वो बस इतना ही कह सकी। इस बार मेंस वॉशरूम में मत घुस जाना, डैनी ने हंसते हुए कहा। दीवाना भी मुस्कुराई और खड़ी हो गई। वो थोड़ी देर में थिएटर के बाहर थी। उसे भीतर की कमजोरी का एहसास हो रहा था। वो बाहर सीढ़ियाँ पर जाकर बैठ गई। अपना चेहरा उसने अपने घुटनों में छुपा लिया। उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने अपना चेहरा उठाया और मैसेज पढ़ा। लोग सोचते हैं कि किसी दूसरे के साथ सोना, उसे चूमना या इस तरह की कोई हरकत धोखेबाजी होती है। गलत, एकदम गलत। धोखा तो तब होता है जब आप किसी और के वजह से किसी और के प्रति वफादार बनने की कोशिश कर रहे होते हो। जब आपको ये लगता है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है, ये एहसास किसी दूसरे ऑप्शन के होने की एहसास ही धोखेबाजी है। दीवाना की आंखों में आंसुओं की कुछ बूंदें मोबाइल स्क्रीन पर जा गिरी। एक और मैसेज आया, उसने पढ़ा। तुम धोखेबाज हो मीनी। दीवाना ने अपना चेहरा फिर से अपने घुटनों में डाल लिया और रो पड़ी। वहाँ से गुजरते एक दो लोगों ने उसे देखा, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। उसके फ़ोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। कहाँ हो? डैनी था। उसने जवाब दिया, आ रही हूँ। दीवाना ने अपने आंसू पोंछे खुद को संभाला और वापस थिएटर में चली गई। डैनी ने उसे घर तक छोड़ दिया। उस रात दीवाना कहीं और चली जाना चाहती थी, ऐसी जगह जहाँ न तीस्ता हो, न एकांश हो, न डैनी। लेकिन उसने पहले ही 11 महीने की किराया दे दिया था, जिसकी वजह से उसके बचाए हुए पैसे भी ख़त्म हो गए थे। तब वो उन चेक पर साइन कर रही थी जो उसके पास एक नौकरी थी, लेकिन अब वो नौकरी के इस्तीफ़ा दे चुकी थी। उसका कोई इंटरव्यू कहीं हुआ नहीं था और 3 हफ्ते में उसका नोटिस पीरियड ख़त्म होने वाला था। उसे लग रहा था वो एक ऐसे किला है जिस पर चारों ओर से हमला किया जा रहा है और वो किसी तरह हमले से जूझ रही है। दीवाना जानती थी कि उसे हर हार तो माननी ही होती, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसने सोच लिया था कि वो तीस्ता को कह देगी कि एकांश के आने के बारे में उसे पहले से इत्तला कर दे, ताकि दोनों के वो नतीजा मिल सके जिसके वो हकदार थे। उसे तीस्ता से पता चला कि एकांश बेंगलोर से पुणे और फिर पुणे से नवी मुंबई चला आया था। वो अक्सर वीकेंड पर आया करता था, लेकिन वहाँ रुकता नहीं था। क्या उसे भी जो हुआ उसका अफसोस था? क्या उसने तीस्ता को कुछ बताया था? एक तरफ तो वो एकांश से बचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एकांश उसके ज़रूरत से ज़्यादा जानता था, और दूसरी ओर डैनी को अनदेखा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो उसे बिल्कुल नहीं जानता था।
वैसे अपनी नई फिल्म साइन करने के बाद उसके पास भी वक्त नहीं था, लेकिन जब मैं डैनी उससे मिलने की बात करता, रिवाना मना कर देती थी। अपने फ्लैट में अकेले रहते हुए उसने पहले तो तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनना और खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि उसके नज़रें, दिमाग, हाथ सब मशरूफ़ रहे। तो उसने सारे अमेरिकी सीरियल देखना शुरू कर दिया और हर सुबह तक लैपटॉप स्क्रीन पर आंखें गिराए सीरियल देखा करती थी। लेकिन इससे भी दिल नहीं बहला। शुरू में तो सीरियल देखते हुए कम से कम उसका ध्यान बटा रहता था, लेकिन फिर वहाँ से मन उचट गया। ऑफिस में भी उसका मन नहीं लग रहा था। ऑफिस में कोई काम नहीं था। वो जानती थी कि जल्दी उसके पास ऑफिस में बैठने के लिए ये जगह भी नहीं होगी। उसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं से रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया। ज़िंदगी को लेकर उसका उत्साह पूरी तरह ख़त्म होता जा रहा था। वो सिर्फ तभी मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करती थी जब उसकी माँ 2 मिनट के लिए कभी ऑफिस में, कभी लंच या डिनर के बाद फ़ोन किया करती थी। रिवाना की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे और उसने 12 दिनों में ही 5 किलो वज़न खो दिया था। ज़िंदगी को लेकर उसकी ताकत ख़त्म होती जा रही थी। एक शाम को उसने सुसाइड नोट भी लिखा था, लेकिन बाद में उसे फाड़ दिया क्योंकि उससे खुदकुशी हो नहीं सकी। फिर वो एक और टेलीविज़न सीरीज़ देखने बैठी। तब उसे समझ आया कि उसका मन वहाँ भी नहीं लग रहा था। बार बार उसे ये बात परेशान करती रहती कि वो एक धोखेबाज है। दूसरों की वही बात जिससे उसे नफ़रत थी, अब उसके वजूद का कड़वा सच बन गई थी। उसे खुद ही से ही नफ़रत होने लगी थी। तिस्ता के बार बार उसके पास आना और एकांश के बारे में बात करना उसे इस कड़वी सच्चाई के बार बार याद दिलाने के लिए काफ़ी था कि रिवाना कोशिश करती थी कि वो तिस्ता की बात सुने और उससे नरमी से पेश आए, लेकिन सच तो ये था कि धीरे धीरे खुद में सिमटती जा रही थी। एक रात जब उसने अपने कमरे में पड़ी हुई तिस्ता भीतर आई और उसने कहा, मुझे आपसे बात करनी है रिवाना दी। उसकी आवाज़ में एक मासूमी थी जो तिस्ता की आवाज़ में कम होती जा रही थी। रिवाना ने बस खामोशी से उसकी ओर देखा। तिस्ता के लिए इतना सारा बहुत था। वो भीतर आकर रिवाना के पास बैठ गई। एकांश को अभी भी अपने एक्स से प्यार है। रिवाना को लगा कि उसके दिल की धड़कन अचानक रुक जाएगा। फिर उसने लंबी गहरी सांस ली। रिवाना एकांश के कई एक्स गर्लफ्रेंड में से एक थी। तुम्हें कैसे मालूम? रिवाना ने पूछा। पता नहीं, मुझे हमेशा यही लगता है। जैसे कि पिछले वीकेंड हम लोग मरीन ड्राइव पर थे। माहौल धीरे धीरे बन ही रहा था कि एकांश अचानक से कुछ और सोचने लगा। मैंने उससे पूछा कि तो उसने कहा कि ये जगह किसी की याद दिलाती है। हो सकता है एकांश रिवाना की याद कर रहा हो। उसने सोचा, किसकी याद दिलाती है? तुमने पूछा उससे? उसका कोई नाम? रिवाना ने पूछा। नहीं, मुझे लगा कि उसे बुरा लगेगा। मुझे उसके गुजरे हुए दिनों की परवाह नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मेरा भी ऐसा ही कोई अफेयर होता तो शायद मैं भी एकांश की तरह ही महसूस करती। तिस्ता ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, आपसे एक बात पूछूं रिवाना दी? अगर आपका पुराना अफेयर होता तो अपने बॉयफ्रेंड को उसके बारे में बताती या उसे छुपा कर रखती? तिस्ता के सवाल का हर शब्द उसे तकलीफ पहुंचा रहा था। जवाब के बारे में सोचते हुए भी उसे घुटन हो रही थी। ओह, वाह। तिस्ता ने बिजली का वो बिल अपने हाथ में लेते हुए जिस पर रिवाना बेख्याली से स्केचिंग कर रही थी। मुझे मालूम भी नहीं था कि आप स्केच कर सकती है। रिवाना को भी एहसास नहीं हुआ। उसने पेन उठाकर बिल पर स्केच करना शुरू कर दिया था। मुझे भी नहीं मालूम था, रिवाना ने कहा और स्केच की ओर देखने लगी। उसमें एक जोड़ी आंखें बनी हुई थी। पहली बार की स्केचिंग के लिए बुरा नहीं है, उसने सोचा। अच्छी बात यह थी कि उसे स्केच देखते हुए तिस्ता का ध्यान पूरी तरह उस सवाल से हट गया और उसने अभी भी रिवाना से पूछा। उस रात टीवी सीरीज की बजाय रिवाना स्केच करने के लिए बैठ गई। जब वो छोटी थी स्केच किया करती थी, लेकिन पता नहीं कब उसने अपनी स्केचिंग बंद कर दी थी। उसने पैरों की एक जोड़ी का स्केच बनाया और इतने लंबे समय के बाद इतने ध्यान से कुछ करते हुए उसे लगा कि एक नई ऊर्जा आ गई थी। उसने अपनी इस पुरानी हॉबी पर दोबारा से काम करते हुए वो ये भूल ही गई थी कि अगला दिन ऑफिस में उसकी आखिरी दिन था। उसके टीम के दोस्तों ने उसके लिए फेयरवेल लंच रखा था। जब वो वापस अपने अपार्टमेंट में लौटी, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे एक लिफाफा दिया। जब तक वो लिफ्ट तक पहुंचती तब तक उसने लिफाफा फाड़कर उसके भीतर जो भी था उसे बाहर निकाला।
लिफाफे में 50,100 रुपये का एक चेक था। ठीक उतनी ही राशि का चेक जितना पैसे उसके अकाउंट में बचे हुए थे। उस चेक पर ना कोई साइन था, ना कोई नाम लिखा हुआ था। हेलो मिनी। जैसे ही लिफ्ट के भीतर वो घुसी और दरवाज़ा बंद हुआ, वैसे ही एक आवाज़ सुनाई दी। रिवाना झटके से मुड़ी। लिफ्ट के फर्श पे एक मोबाइल फ़ोन स्पीकर मोड में रखा हुआ था। उस फ़ोन उठा लिया और कहा, अब क्या चाहते हो मुझसे? लगता है तुम मुझसे गुस्सा हो। आवाज़ वैसी नहीं थी जैसे पहली बार सुनाई दी थी। तुमने मुझे तुमसे खुश होने का कोई वजह भी तो नहीं दी, रिवाना ने कहा। लिफ्ट उसके अपार्टमेंट वाले माले पर आकर रुकी थी। रिवाना बाहर निकल आई। सारे फैसले तुम्हारे थे मिनी। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा तो उन फैसलों से कोई लेना देना ही नहीं था। खैर बताओ, क्या चाहते हो अब? रिवाना ने कहा और कॉरिडोर में चहलकदमी करने लगी। उसे मालूम था कोई तो चक्कर है। उस चेक में लिखी राशि उसके बैंक अकाउंट में बचे हुए पैसों का एक जितना होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस चेक पर साइन कर दो। रिवाना को तब जाकर समझ आया कि वो चेक उसी के चेक बुक से था। बाईं ओर उसका अकाउंट नंबर प्रिंट था। तुम्हें मेरी चेक बुक कैसे मिली? मेरे अपने तरीके से मिली। बस चेक पर साइन कर दो। ये किसके लिए है और मैं क्यों साइन करूँ? ये मेरे पैसे हैं, मेरे सेविंग्स के आखिरी पैसे हैं ये। तुम इसलिए साइन करोगी क्योंकि इस पर मैं कह रहा हूँ। तुम चाहते हो ना कि मैं कोलकाता वापस चली जाऊँ। तुम यही बात क्यों नहीं कह देते? चेक दिलीप रावत के नाम से बनेगी। दिलीप रावत कौन है? वो पूछ ही रही थी कि फ़ोन कट गया। हैरान परेशान चेक को घूरती रही। अपने लिफ्ट में घुसने के बाद रिवाना चेक के साथ लिफाफा फेंकने जा ही रही थी कि उसके भीतर एक सिम कार्ड दिखाई दिया। उसने तुरंत लिफ्ट में मिले फ़ोन में वो सिम कार्ड लगा दिया। उस सिम मेमोरी में कुछ मैसेज थे। वो एक एक करके पढ़ने लगी। पहले मैसेज में किसी दिलीप रावत का पता था, बोरीवली वेस्ट के किसी अपार्टमेंट का। लेकिन चेक क्यों? रिवाना ने सोफे में बैठते हुए सोचा। अगर अजनबी उसे पैसे चाहता तो अभी तक किस बात का इंतज़ार कर रहा था? क्या दिलीप रावत के जरिए ये आर्धो तक पैसे पहुंचाने का कोई बहाना था? अगर अजनबी आर्धो था तो अपना सही नाम उसे क्यों नहीं बताता था? और अगर ये बात सच थी तो दिलीप रावत जो भी था उसका रिश्ता आर्धो से क्या था? और अगर ये अजनबी उससे पैसे की वसूली का चाहता था तो ये काम उसने बहुत पहले ही वीडियो के बहाने कर दिया होता। उसे इतना लंबा इंतज़ार की ज़रूरत नहीं होती, और वो भी तब जब उसे मालूम था कि रिवाना ने अपने आधे से ज़्यादा बचे हुए पैसे किराए में फंसा दिए हैं। रिवाना ने अपना सिर पकड़ लिया और सोचने की कोशिश कर रही थी। उसे स्क्रॉल करते हुए एक मैसेज सिम में दिखा। उसमें मंगलवार और एक ख़ास वक्त लिखा हुआ था। रिवाना समझ गई कि अजनबी चाहता है कि वो मंगलवार यानी अगले ही दिन 1 बजे दोपहर में जाकर वो चेक दिलीप रावत को दे दे। क्या उसके पास अजनबी को ना बोलने का कोई विकल्प था? तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक अजनबी के पास उसका वीडियो था। वो वीडियो जो उसे रिवाना पर हमला करने के बाद बनाया था। उसने डैनी को तुरंत फ़ोन किया और पूछा क्या वो अगले दिन दोपहर को फ्री है। तो मिस बीजी बी को मुझसे मिलने का टाइम मिल ही गया, डैनी ने कहा। डैनी के इस व्यंग से रिवाना बिल्कुल आहत नहीं हुई, क्योंकि डैनी की नाराज़गी जायज़ थी। दोनों को मिले 15 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। उस दिन साथ में फ़िल्म देखने के बाद मिले ही नहीं थे, और रिवाना भी कभी कोई ना कोई बहाना बनाकर मिलना टाल देती थी। डैनी के सामने उसका अपराध बोध और बढ़ता जा रहा था। डैनी को ना होने से कम ये पछतावा तो कम होता। सॉरी डैनी, पिछले दिनों ज़रा बिज़ी थी, बस इतनी सी बात है। मैंने भी कहा, शिकायत की। मैं कल दोपहर को फ्री हूँ, कहाँ मिले? मुझे मेरे घर से पिकअप कर लेना, हमें कहीं जाना है। कहाँ? एक दोस्त के घर, रिवाना ने सावधानी बरतते हुए कही। अगले दिन दोपहर में दोनों बोरीवली वेस्ट के आईसी कॉलोनी में पहुँचे। डैनी ने कॉम्प्लेक्स के भीतर ही अपनी गाड़ी पार्क कर दी। उन्हें मेन गेट के बगल में दूसरी वाली बिल्डिंग में जाना था। रिवाना और डैनी साथ में सीढ़ियाँ चलने लगे। तो तुम मुझे बताओगे नहीं कि हम कहाँ क्यों जा रहे हैं? बताया तो, मुझे यहाँ अपने एक दोस्त को यहाँ जाना है, रिवाना ने कहा और अपने बैग से लिफाफा निकाल कर डैनी को दिखाया। अच्छा। दोनों दूसरे माले पे थे। घर की सीढ़ियों के बगल में ही रिवाना ने दरवाजे की घंटी इधर उधर देखा। डैनी ने घंटी देखा, उसे दबाया। घंटी जोर से बजी। आधे मिनट के बाद एक बुजुर्ग सज्जन ने दरवाज़ा खोला।
उन्होंने डैनी की और रिवाना की ओर देखा, जैसे उन्हें इस बात का यकीन था कि दोनों गलती से यहाँ चले आए। क्या है? काँपते हुए आवाज़ में पूछा। मुझे ये चेक मिस्टर दिलीप को देनी है। ओह प्लीज़ अंदर आइए ना, सॉरी मैंने आपको इतना इंतज़ार करवाया। डैनी और रिवाना ने एक दूसरे को देखा और फिर फ्लैट में भीतर चले आए। 1 मिनट प्लीज़, उस बुजुर्ग आदमी के सामने एक दरवाज़ा बंद करते हुए और फिर भीतर चले गए। उस फ्लैट में हर चीज़ पुरानी, अनछुई लग रही थी। दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें थी। एक तस्वीर पर रिवाना की नज़र गई। तस्वीर में एक लड़के के बगल में एक महिला थी और वही सज्जन थे जिन्होंने अभी दरवाज़ा खोला था। डैनी तब तक सोफे पर बैठ गया। डैनी ने रिवाना का हाथ खींचकर उसे सोफे पर बैठा लिया। अगले ही सेकंड वो सज्जन एक महिला के साथ बाहर निकली। महिला दोनों को देखकर मुस्कुराई। डैनी और रिवाना भी वापस में मुस्कुराए। रिवाना समझ गई कि ये वो वही महिला है जिनकी तस्वीर दीवार पर लगी है। वो बुजुर्ग महिला रिवाना के सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। मेरा बेटा कैसा है? दोनों की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। कौन सा बेटा? रिवाना 1 मिनट के लिए समझ में नहीं आया कि वो कह रही है क्या। उसने देखा बुजुर्ग महिला उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। उसने बुजुर्ग आदमी की ओर देखा और थोड़े तनाव में देखा। मुझे नहीं मालूम, डैनी कह ही रहा था कि रिवाना ने उसे बीच में काट दिया। मैं आपके बेटे की दोस्त हूँ, वो ठीक है, उसने कहा और देखा कि उसकी बात सुनकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मैंने कहा था ना वो ठीक है, वो बस आजकल बहुत ज़्यादा काम है इसलिए हमसे आकर मिलने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन वो जल्दी आ जाएगा, वो पुरुष ने उस महिला से कहा। सिर्फ मैं ही जानती थी कि माँ के लिए अपने बेटे का आने का इंतज़ार कैसा रहना कितना मुश्किल होता है। और उस औरत ने ज़मीन की ओर देखकर सांस भरते हुए कहा। खैर, उन्होंने आगे कहा, कम से कम इस बार अरुण ने अपने दोस्तों को भेजा है, नहीं तो हर बार कोई लड़का आकर चेक दे जाता था। अरुण नाम है आपका बेटे का? रिवाना ने पूछा। हाँ, अरुण ने तुम लोगों को ही भेजा है ना? उस औरत ने पूछा। हाँ, लेकिन हम उसके निकनेम मतलब दूसरे नाम से बुलाते थे, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। रिवाना ने एक अनिश्चित सी मुस्कान दी और सोचने लगी, नहीं, वो किसी अरुण को नहीं जानती थी, लेकिन उस बुजुर्ग को देखकर रिवाना को लगा अगर वो उन्हें सच बताती कि उन्हें नहीं मालूम कि उनका बेटा कौन है, उन्हें झटका लगता। मैंने भी एक निकनेम दिया था, लेकिन उससे वो पसंद नहीं था। और उस औरत के चेहरे पर हंसी आ गई, जैसे कुछ याद करके मुस्कुरा रही। और फिर उन्होंने रिवाना का और देखते हुए, तुम लोग क्या लोगे, चाय या? कुछ नहीं आंटी, ये लोग चाय पिए गए। इस बार बुजुर्ग सज्जन की आवाज़ में किस्म की जिद थी। महिला उठ खड़ी हुई, बोली, मैं चाय बनाती हूँ। वो किचन पर चली गई। बुजुर्ग सज्जन उठकर रिवाना के बगल में आकर बैठ गए। उन्होंने रिवाना की ओर देखते हुए कहा, शुक्रिया। क्या हुआ? रिवाना ने पूछा। मुझे समझ नहीं आता मैं किसका शुक्रिया अदा करूं। मैं एक सरकारी दफ्तर में काम करता था, जूनियर लेवल पे। थोड़ी सी पेंशन है मेरी, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कोई सेविंग्स नहीं। मेरे पास जो भी था मैंने अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दी। ये सोच कर कि उनकी आवाज़ भर्रा गई। हर तीसरे या चौथे महीने कोई ना कोई आकर चेक दे जाता है। मैं और मेरी बीवी इसी से गुजारा कर रहे हैं। क्या आप? मैं दिलीप रावत हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरे बेटे के दोस्त नहीं हो और न मेरे बेटे ने तुम्हें यह चेक देने को कहा है। रिवाना के होठ खुले थे। क्या ये जानते हैं कि अजनबी कौन है? लेकिन आंटी ने तो कहा कि अरुणा ने आपको चेक भेजा है। बुजुर्ग सज्जन की ज़मीन की ओर देखते हुए कहा, मेरा बेटा अरुण कुछ साल पहले गुजर गया है। वो ज़मीन की ओर देखते रहे, ऐसा जैसे उन्होंने कभी ये खबर मिली हो। रिवाना और डैनी एक दूसरे के अटपटी नज़र से देखा। सॉरी अंकल, डैनी ने कहा और मन ही मन तय किया कि रिवाना से इस बारे में पूछेगा। अगर अरुण मर चुका है तो रिवाना को ये बात कैसे मालूम नहीं थी, क्योंकि उसने तो कहा था कि एक दोस्त घर पर जा रहे हैं। उस आदमी ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। उस मुस्कान में एक दर्द था, दिक्कत थे। मेरी पत्नी इस बारे में नहीं जानती है, उसने कहा। मुझे मालूम नहीं था उनका बेटा एक अरुण अब जिंदा नहीं है। सदमा बहुत बड़ा था और फिर इनका अल्जाइमर्स बढ़ने लगा। वही बीमारी जिसमें आपको कुछ याद नहीं रहता है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हारे लिए रोटी और आलू मटर टिफ़िन में पैक कर दिया है, महिला ने किचन से कहा चिल्लाकर। नहा लो, मैं बच्चों को चाय पिला दूंगी। उस आदमी ने रिवाना की ओर देखा और कहा, उसे भी यह भी याद नहीं रहता कि मैं काम से रिटायर हो चुका हूँ। आपने उन्हें बताया क्यों नहीं देती? मैं आज लंच के बाद जाना है, मुझे ज़ोर से अपनी पत्नी को जवाब दिया, जो अभी भी किचन में ही थी। रिवाना उसको उसका जवाब मिल गया। अगर आप ऑफिस नहीं जाते तो फिर आप कहाँ जाते हैं? डैनी ने पूछा। मैं चर्च गेट तक लोकल ट्रेन ले जाता हूँ।
इधर उधर घूमता हूँ, फिर शाम को वक्त पर वापस लौट आता हूँ। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? डैनी ने कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर घर में उस एक सच और एक दिन को बचा लेता हूँ, कोई बात नहीं। मुझे कुछ साल पहले एक बात बताई थी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उस बात पर कायम रहूँ। क्या बताया था उन्होंने आपको? रिवाना ने उत्सुकता से पूछा। कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उस आदमी की आवाज़ अब भरने लगी थी, लेकिन उन्होंने खुद पर तुरंत काबू कर लिया। रिवाना को धीरे धीरे याद आने लगा कि उस अजनबी ने चेक लेकर भेजा था। अंकल, आप अभी कभी ये नहीं सोचते कि वो लोग कौन हैं जो चेक भिजवाया करते हैं? मुझे ये मालूम है कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। रिवाना समझ गई कि अजनबी अलग अलग लोगों से और उनके दोस्त बनकर चेक लेकर आने को कहता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने भेजा है। मिसेज रावत चाय और कुछ नाश्ता लेकर आई। रिवाना ने डैनी चाय पी। इस बीच मिसेज रावत ही ज़्यादा बातें करती रही। निकलने से पहले रिवाना ने दिलीप रावत को चेक दे दिया और उस दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी। इस चेक को देने के बाद अब वो पूरी तरह कंगाल हो गई है। अब वो क्या करेगी? डैनी ने पूछा, क्या वो उसे ऑफिस छोड़ दे? डैनी को शक ना हो इसलिए उसने कहा, हाँ। तो कौन सा तुम्हारे ये दोस्त जिसको तुम जानती भी नहीं हो, जिसने तुम्हें पैसे दे दिए? डैनी ने उसे ऑफिस के रास्ते में पूछा। उसे मालूम था कि डैनी उससे सवाल पूछेगा, इसलिए वो जवाब के साथ तैयार थी। अगर अरुण एक दोस्त का दोस्त था, मुझे लगा उसका घर है और पैसे दोस्त लौटा देगा। ओके। डैनी का एक बात रिवाना बहुत अच्छी लगी, वो पेचीदा सवाल नहीं पूछता था और रिवाना जो भी जवाब देती थी उसे संतुष्ट रहता था। अगर वो डैनी को ये बता देती कि उस दिन मल्टीप्लेक्स टॉयलेट में जो लड़का था वो एकांश था, उसका एक्स, तो अगर ये वो बात बता देती तो उसमें कोई नई रूममेट का बॉयफ्रेंड है, तो और ये बात भी बता देती कि दोनों के फ्लैट में अकेले मिले। उस दिन रिवाना बहुत आसानी से उसे काबू में आकर उसके साथ सो गई। वो जानती थी कि ऐसा होना मुमकिन नहीं था। उसके बाद भी तो डैनी ने उसे ठीक ऑफिस बिल्डिंग के सामने ड्रॉप किया और फिर अपने फिल्म की एक्टिव शॉपिंग वर्कशॉप के लिए चला गया। वो सोच ही रहा था कि अपने फ्लैट वापस चली जाएगी। उसके पास एक प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया। उसने चौथी घंटी में फ़ोन उठाया। साथ में कॉफ़ी पीते हैं मिनी? अजनबी ने कहा। 1 मिनट के लिए रिवाना समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है। कहा, मैं सीरियस हूँ, आधे घंटे में कृष्णा टावर के छत पर मिले। क्या अजनबी वाकई उसके साथ कृष्णा टावर में कॉफ़ी पिएगा? क्या वो वहाँ रहता है? रिवाना ने सोचा। अचानक उसकी धमनियों में तेज़ हरकतें हुई। रिवाना ने फ़ोन पर कहा दिया। रिवाना ने ऑटो लिया, कृष्णा टावर की ओर भागी। ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था, इसलिए वो अपने मंजिल पर वक्त से मिनट में पहुंच गई। उसे मालूम था कि छत की चाबी सेक्रेटरी कार्ड के पास रहता है। उसने ये कहते हुए चाबी मांगी कि अपने डिश एंटीना कनेक्शन देखना है। छत खुला है मैडम। अभी कुछ देर पहले एक टीवी मैकेनिक डिश एंटीना देखने के लिए छत पर चाबी लेके गया है। क्या ये मैकेनिक था? अजनबी था। कहाँ हो तुम? अपनी दाईं ओर देखो। रिवाना ने घूम कर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अजनबी ने फिर उसे टेबल की ओर देखने को कहा जहाँ फ़ोन रखा हुआ था। रिवाना ने देखा वहाँ टेबल पर दूरबीन रखी हुई है। उसने दूरबीन उठा ली और जैसे अजनबी उसे फ़ोन कहा, फिर से दाहिनी ओर देखो। इस बार उसने कृष्णा टावर के बगल वाली एक बिल्डिंग पर किसी की परछाई नजर आई। रिवाना ने दूरबीन को एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन साफ साफ फिर भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो पुरुष है या महिला। उसने सोचा कि अगर वो दौड़कर सामने वाली उस बिल्डिंग में गई तो शायद अजनबी चला जाएगा। उसे लगा कि वो इंसान उसे देख हाथ हिला रहा था। वेरी स्मार्ट। रिवाना ने चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई। वहाँ कुछ और भी है, अजनबी ने फ़ोन पर कहा। रिवाना ने देखा कि टेबल के ठीक नीचे कॉफ़ी के एक मग ढक कर रखा हुआ था। कॉफ़ी अभी भी गर्म थी। उसने कॉफ़ी उठा ली और वापस दूरबीन अपने आँखों पर लगाई। उस इंसान ने अपना एक हाथ ऊपर किया। रिवाना ने अपने कॉफ़ी का मग उठाकर उसे दिखाया। तो तुम मुझसे कभी भी नहीं मिलोगे? रिवाना ने फ़ोन पर पूछा। तभी जब सब सही वक्त आएगा। और सही वक्त आएगा कब? तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, थैंक यू बाय द वे, मुझे रावत दंपति से मिलवाने के लिए। मुझे उनके लिए बुरा लगा, लेकिन बहुत दिनों बाद अपने बारे में अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे ये करना ही था। क्या करना ही था? नहीं, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई भी हमेशा अच्छा या बुरा नहीं होता? मिसाल के तौर पर जिसकी लड़की ने डैनी को धोखा दिया, उसके दिए हुए पैसे एक बुजुर्ग दंपति को दो।
3 महीने गुजारा चलेगा। रिवाना ने उत्साह पर अचानक उदासी छा गई। उसने अपने आंखों से दूरबीन हटा लिया और कुछ सोचने लगी। अपनी कॉफ़ी पियो मीनी, अजनबी ने कहा। रिवाना ने कॉफ़ी की एक घूंट लिया। मैं एकांश को देखकर क्यों फिसल गई? उसने पहले मुझे लगा था कि मैं डैनी को प्यार करती हूँ। हम सब सच और झूठ का परतों के नीचे छुपने की खास हुनर होती है। सच क्या है कि तुम वाकई एकांश को प्यार करती हो। तुम इससे बच नहीं सकती। अचानक एक खामोशी छा गई जिसे रिवाना ने अपने सवाल से तोड़े। इसका क्या मतलब है कि मैं डैनी को प्यार नहीं करती? झूठ यह है कि तुम डैनी से, सिर्फ डैनी से प्यार करती हो। रिवाना टेबल पर अपना सर पकड़ के बैठ गई। वो कुछ भी ठीक नहीं सोच पा रही थी। मैं क्या करूं? उसने भराई हुई आवाज़ में कहा। एकांश को पहले से सच पता था कि तुम उससे प्यार करती हो। अब वक्त आ गया है कि तुम डैनी को भी बता दो कि तुम उससे प्यार करती हो। लेकिन डैनी जानता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम डैनी को ये बताना होगा कि तुम अभी भी एकांश से प्यार करती हो, तब अगर तुम्हें डैनी के साथ रहना चाहती हो। यह पागलपन है। मैं उससे कभी ये बात नहीं कहूँगी। डैनी मुझे पक्का छोड़ देगा। मैं नहीं जानती कि तुम ये बात जानते हो कि नहीं, लेकिन मैंने किचन वाली घटना के बाद उससे बात भी नहीं की। जब हम अपने पार्टनर से कुछ छुपाते हैं तो हमारा एक हिस्सा कभी भी उनके साथ होना नहीं होता। और अगर तुम्हारे मामले में तुम्हारा एक अहम हिस्सा डैनी के साथ नहीं होगा तो ये बात समझ मीनी, जब तुम किसी को खुद से जोड़ते हो और फिर उसकी ओर आकर्षित होते हो तो एक सच दूसरे को झूठ बना जाता है। कम से कम तब तक जब दोनों एक दूसरे को सच छुपा रहे हो। और डैनी ने मुझे छोड़ दिया तो मुझसे एक और ब्रेकअप का बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी। इवाना की आंखों में आंसू आ गए। कब से प्यार को इस बात की फिक्र होने लगी कि कौन किसे कब छोड़ेगा? प्यार का ये मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ वाकई सच्चे हैं या नहीं, चाहे एक लम्हे के लिए हो या फिर एक ज़िंदगी के लिए। दोनों के बीच में एक लंबी खामोशी छा गई। एक खामोशी में रिवाना को समझ आ गया कि वो एक वीराने के सामने खड़ी थी। उसकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें जो उसे अजीज़ थी अब वहाँ से जा चुकी थी। एक डैनी था, वो भी कभी भी छूट सकता था। मैंने डैनी को सच नहीं बताऊंगी, बल्कि कोलकाता वापस भी चली जाऊंगी। वैसे भी मैं बेरोज़गार हो गई हूँ और डैनी को जब पता चलेगा कि मैंने क्या किया तो वो पक्का मुझे छोड़ देगा। मुंबई में मेरे लिए कोई बाकी नहीं रह गया कुछ। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं है। रिवाना सुबकने लगी। अपना बैग पैक करने के लिए अपना ईमेल ज़रूर चेक कर लेना मीनी। अजनबी ने लाइट काट दी। रिवाना ने तुरंत अपने फ़ोन पर मेल चेक किया। मेल पढ़ते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अब मुस्कुरा रही थी। अजनबी अगर अभी सामने होता तो वो उसे ज़रूर गले लगा लेती। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नो बहुत दिनों बाद मैं चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ। मैं बहुत लेज़ी हो गया हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो, मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। मैं बड़े बड़े रील स्क्रॉल करते रहता हूँ बट मैं नहीं देख पा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। फक। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड एन्जॉय दिस स्टोरी। मैं जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड करूँगा। थैंक यू पूरा यहाँ तक सुनने के लिए। मिलते हैं।